हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अपने बच्चे के लिए बेस्ट स्कूल कैसे चूज किया जाए। तो फ्रेंड्स, आप सबको ये बात तो पता ही है कि स्कूलिंग हम लोग के लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर स्कूलिंग अच्छी हो तो जीवन की आगे की राह आसान हो जाती है। स्कूलिंग का फायदा हमें कॉलेज, जॉब और आगे भी लाइफ के सभी फील्ड्स में मिलता रहता है। अच्छी स्कूलिंग चूज करना हमारे बच्चे के लिए एक सबसे अच्छा डिसीजन हो सकता है। तो हम आपको इसी रास्ते पे आज हेल्प करने जा रहे हैं कि अपने बच्चे के लिए किस तरीके से आप बेस्ट स्कूलिंग चूज कर सकते हैं या बेस्ट स्कूल चूज कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। इससे पहले कि हम लोग उन तरीकों पर चर्चा करें जिससे कि आप लोग अपने बच्चे के लिए बेस्ट स्कूल चूज कर सकते हैं, आइए हम लोग एक ब्रीफ व्यू डालते हैं कि हमारे स्कूलिंग में कौन कौन से फेज हुए हैं। स्कूलिंग सिस्टम के स्टार्ट में सबसे पहले ऐसे स्कूलों का चलन ज्यादा था जो केवल पढ़ाई पर फोकस करते थे, ओनली स्टडी। लेकिन समय के साथ साथ यह तरीका बोरिंग होता गया, बच्चों का मन लगना कम हो गया और ऐसे स्कूल्स की परफॉर्मेंस घटती चली गई। उसके बाद दौर आया उन स्कूल का जो स्कूल एंड एक्टिविटी कराते थे, यानी स्कूल्स में पढ़ाई होती थी कुछ घंटियों में और कुछ पीरियड्स एक्टिविटी के लिए भी निकाले जाते थे हफ्ते में। इन स्कूलों में खास तौर से वो स्कूल आगे रहे जो कि इंग्लिश मीडियम के थे और कॉन्वेंट स्कूल कहे जाते थे। इन स्कूलों ने एक्टिविटी के इन तरीकों को बहुत अच्छे से अपनाया और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए। लेकिन इस सिस्टम में एक कमी थी, इसमें एक्टिविटी की परिभाषा बहुत ही सीमित थी। ये कुछ निश्चित बताई गई एक्टिविटियों को ही अपनी एक्टिविटी मानते थे और अगर बच्चे उस एक्टिविटी के दायरे से आगे निकलकर कोई दूसरी एक्टिविटी करने की कोशिश करते तो वो इसे इनडिसिप्लिन मानते थे। इसीलिए समय के साथ साथ इस तरह के सिस्टम में भी शिकायतें आने लगी। इसके बाद आया दौर स्टडी विथ एक्टिविटी, जिसमें एक्टिविटी स्टडी का ही हिस्सा हुआ करती थी, यानी स्टडी और एक्टिविटी को अलग अलग करके नहीं देखा जाता था और एक्टिविटी को लर्निंग का या स्टडी का ही एक हिस्सा मानते थे। इससे चाइल्ड की पर्सनालिटी में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ, साथ ही साथ लर्निंग इंडिकेटर्स में भी बहुत अच्छा सुधार हुआ। चाइल्ड की लर्निंग बढ़ गई और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आने लगे। लेकिन अब बात इससे भी आगे जा चुकी है। अब बात यहां पर हो गई है जहां पर बच्चा एक फ्लोइंग वाटर की तरह से हो गया है, यानी वो खुद चूज करता है उसे किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है और किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना है, यानी कि वो अपनी दिशा खुद तय करता है। तो ये हम देख रहे हैं अपने स्कूलिंग के 4 फेज। आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि आप जिस भी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं वो फिलहाल किस फेज में आपको लेके जा रहा है। हो सकता हो कि आपकी जरूरतें अलग अलग हो, इसलिए उसके हिसाब से आपको अपने स्कूल की फेज का ध्यान रखना होगा कि वो किस तरह के कोर्स प्रोवाइड कर रहा है आपके बच्चे के लिए। अपने बच्चे के लिए एक बेहतर स्कूल सेलेक्ट करने के लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। पहला स्टेप है कंसिडर योर चाइल्ड एंड योर फैमिली। अपने बच्चे और अपने परिवार की जरूरतों को समझिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप अपने बच्चों और अपने परिवार की जरूरतों को सही आकलन नहीं कर पाएंगे तो आप एक गलत स्कूल चूज कर सकते हैं। सेकेंड, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल्स। फिर आपको अपने आसपास या जितने भी स्कूलों में आप अप्लाई करना चाहते हैं उन सब के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपकी जरूरतों पर कितने स्कूल खरे उतर रहे हैं। थर्ड, विजिट एंड ऑब्जर्व स्कूल्स। किसी भी स्कूल में अपने बच्चे को ज्वाइन कराने का फैसला बिना उस स्कूल को विजिट किए कभी मत करिए। उस स्कूल को विजिट करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको स्कूल को विजिट करने से ही क्लियर हो जाती हैं और बिना विजिट किए वो क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो आइए अब हम इसमें से हर स्टेप को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टेप है फर्स्ट कंसिडर योर चाइल्ड एंड योर फैमिली। पहले अपने परिवार और अपने बच्चे की जरूरतों को समझें। योर चाइल्ड्स नीड, सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके बच्चे की आवश्यकता क्या है।
इसके लिए आप इस तरह के सवालों को ढूंढ सकते हैं, जैसे डज योर चाइल्ड नीड्स अ मोर स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट? क्या आपके बच्चे को पढ़ने के लिए ज्यादा संस्थागत माहौल की जरूरत है? जैसे कि एक ऐसा स्कूल जहां बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से एक सिस्टम, बिल्कुल बंधे हुए सिस्टम में पढ़ाई होती हो, उस सिस्टम के बाहर जाने की बिल्कुल भी किसी को अनुमति ना हो। डज योर चाइल्ड नीड अ लेस स्ट्रक्चर्ड स्कूल? क्या आपके बच्चे को एक रिलैक्स स्कूलिंग एनवायरनमेंट की जरूरत है? डज योर चाइल्ड हैव एनी स्पेशल लर्निंग नीड्स? क्या आपके बच्चे की कोई स्पेशल लर्निंग नीड्स है? क्या उसे खास तरह के केयर की जरूरत है? अगर हाँ, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप जिस भी स्कूल में उसे डाल रहे हैं वहां पर उसको उस तरीके का केयर मिल सके। डज योर चाइल्ड नीड्स एन एनवायरनमेंट दैट फोस्टर्स क्रिएटिविटी? क्या आपके बच्चे को किसी ऐसे माहौल की जरूरत है कि जहां उसे क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिले? एग्जाम्पल के लिए कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो कि नॉर्मल स्कूलिंग के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें उतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस नहीं हो रहा होता है, लेकिन क्रिएटिव फील्ड में वो बहुत ही अच्छे होते हैं, या वो दोनों ही फील्ड में क्रिएट दिखा सकते हैं, अपना कौशल दिखा सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को बेस्ट ये होता है कि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में ना भेज करके लेस स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में भेजा जाए, ताकि उनके पास समय रहे अपनी क्रिएटिविटी पर भी काम करने का, उसे निखारने का। योर चाइल्ड्स लर्निंग स्टाइल? आपके बच्चे की लर्निंग का तरीका क्या है? डज योर चाइल्ड लाइक टू लर्न इन ग्रुप? क्या आपका बच्चा ग्रुप में अच्छी पढ़ाई कर सकता है, यानी अपने दोस्तों को देख करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा अच्छी लर्निंग कर सकता है? डज योर चाइल्ड लाइक्स टू वर्क अलोन? क्या आपके बच्चे को अकेले काम करना पसंद है, बिल्कुल फोकस्ड होकर? डज योर चाइल्ड लर्न बेस्ट बाय सीइंग हाउ थिंग्स वर्क? क्या आपका बच्चा चीजों को काम करते हुए देखकर बेहतर लर्निंग कर सकता है? आपको भी इन चीजों को पता करना होगा, यानी ये सब चीजें कि आपके बच्चे की एक्चुअली में नीड क्या है, ये टोटल तरीके से आपको पता करना होगा, और इसी पर डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह की स्कूलिंग अपने बच्चे के लिए किस तरह की स्कूलिंग अपने बच्चे के लिए सेलेक्ट करनी है। और इस बच्चे की नीड को आपको ही ऑब्जर्व करना होगा। इसके साथ एक और फैक्टर है लोकेशन ऑफ स्कूल। स्कूल की लोकेशन क्या है? डू यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू गो स्कूल विद इन द वॉकिंग डिस्टेंस? यानी कि आप अपने बच्चे को बहुत दूर नहीं भेजना चाह रहे हैं स्कूल से, अपने घर से, और या तो आपके बच्चे की स्कूल जाने के लिए कुछ खास तरह के ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। अगर ऐसा है तो भी आपको अपने बच्चे के लिए अपनी स्कूल की लोकेशन को भी ध्यान में रखना होगा। तो ये वो जरूरतें हैं जो आपके बच्चे और आपके परिवार की नीड के हिसाब से डिसाइड होती हैं। इसके बाद आता है स्टेप गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल। स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। इसके लिए आपको अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेनी होगी, और आपको ये जानकारी इकट्ठी करनी होगी कि स्कूल का करिकुलम क्या है, यानी वो किस तरह के कोर्स को फॉलो करता है। अप्रोच टू लर्निंग, स्कूल अपनी शिक्षा में किस तरीके की मेथोडोलॉजी अपनाता है, स्कूल अपनी लर्निंग प्रोसेस में कौन सा तरीका अपनाता है। क्या वो पूरी तरह से बुक लर्निंग पे डिपेंड करता है, एक्टिविटी बेस्ड है, दोनों को कंबाइन करता है, होम लर्निंग को भी बढ़ावा देता है, पीयर लर्निंग को भी बढ़ावा देता है? आपको ये सब कुछ पता करना होगा। एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है उस स्कूल का, यानी उस स्कूल में पढ़े हुए बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है। बिहेवियर पॉलिसी, उस स्कूल के स्टाफ की, उसके प्रिंसिपल की, वहां के टीचर्स की, पेरेंट्स के प्रति बिहेवियर कैसा है। बच्चों की सेफ्टी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। स्पेशल ऑफरिंग, स्कूल कभी कभी हमें कुछ स्पेशल ऑफरिंग्स भी देता है, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। फैसिलिटीज एंड सर्विसेज, स्कूल अपनी ओर से क्या क्या फैसिलिटीज दे रहा है, जैसे बस सर्विस या इसके अलावा और भी कोई सर्विस जो वो अपनी ओर से देता हो, जिसके लिए आपको पे न करना पड़े। इन सब चीज की भी आपको जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। इसमें आ सकते हैं बस की सर्विसेज, बुक्स, स्कूल यूनिफॉर्म्स, टूर्स एंड सर्विसेज, ये सब चीजें हो सकता हो स्कूल अपनी ओर से प्रोवाइड करते हो, ये आपको पता करना होगा। हमारा थर्ड स्टेप है स्कूल को विजिट करना और उसको ऑब्जर्व करना।
जब भी आप स्कूल को विजिट करें तो आप निम्नलिखित बातों का ध्यान दें। इज स्कूल ऑर्डरली एंड नीट? स्कूल साफ सुथरा होना चाहिए और पूरी तरीके से सारे इंतजाम उसमें चाक चौबंद होने चाहिए। व्हाट डू द बुलेटिन बोर्ड लुक लाइक? स्कूल का बुलेटिन बोर्ड उसका आईना होता है और ये बताता है कि स्कूल का सिस्टम कैसे चल रहा है। अगर बुलेटिन बोर्ड अच्छा नहीं है तो ये हो सकता है कि स्कूल में लापरवाही बरती जाती हो। हाउ इज स्टूडेंट वर्क डिस्प्लेड? स्टूडेंट्स ने जो काम किया है वो किस तरीके से दिखाया जाता है। हाउ डज द स्कूल कम्युनिकेट विद स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स? स्कूल पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ कैसे कम्युनिकेशन करता है। इज देयर अ वेलकमिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स पेरेंट? क्या पेरेंट्स के लिए वेलकमिंग एटीट्यूड है, यानी जब भी पेरेंट्स मिलने आते हैं टीचर से, स्टाफ से या बच्चों से, तो उनको वेलकम किया जाता है। डू द टीचर्स अपीयर टू बी हेल्पफुल एंड फ्रेंडली? क्या टीचर्स फ्रेंडली होते हैं और हेल्पफुल होते हैं। पेरेंट टीचर ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट टीचर ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करते हैं और क्या उनमें प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग हो रही है और वो पेरेंट्स की बात को टीचर्स के सामने रखते हैं। अगर ये सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, सबके आंसर पॉजिटिव हैं, तो फिर ये स्कूल आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होनी चाहिए। स्कूलिंग के मामले में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो पेरेंट्स ज़्यादा सफलतापूर्वक स्कूलिंग कर पाते हैं जो स्कूल में दी गई शिक्षा और घर पे दी गई शिक्षा को एक दूसरे का पूरक मानते हैं, यानी कि स्कूल में दी गई शिक्षा और घर में दी गई शिक्षा दोनों को मिला करके एक कंप्लीट पैकेज के रूप में देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने अपना ओपिनियन शेयर नहीं किया है कि मुझे कौन से स्कूल्स बेस्ट लगते हैं, क्योंकि आपके लोकेशन में अलग अलग स्कूल्स हो सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपके सामने बेस्ट स्कूल्स की एक लिस्ट लेकर आऊंगा जो कि इन क्राइटेरियाज पर काफ़ी हद तक खरे उतरते हैं। तो हमारे अगले वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर ये जानकारी आपको अपने काम की लगती है तो फिर आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।